नमस्कार दोस्तों, आपकी स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है, मैं अपनी पत्नी के साथ बुढ़ापे में इज्जत से रहना चाहता हूँ। घर में सन्नाटा पसरा था, तभी मीता की आवाज़ गूंजती है, तुम अपने अम्मा बाबूजी को मंझले भैया के घर क्यों नहीं भेज देते? मैंने इनका ठेका नहीं ले रखा है। बाकी दोनों देवरानियाँ तो ऐश करें और मैं बूढ़े सास ससुर की सेवा में लगी रहूं। इनके यहाँ रहने से मेरा जीना मुश्किल हो जाता है। दोनों दिन भर मुझ पर हुक्म चलाते हैं और मैं इनके आगे पीछे होती रहती हूँ। मुझे भी कुछ दिनों के लिए मुक्ति चाहिए और खर्च का तो कोई पार ही नहीं है। महीने भर का बजट बिगड़ जाता है। उनकी दवाइयाँ और फल सलाद कितने महंगे आते हैं। कभी जूस बना कर दो तो कभी काढ़ा बना कर दो। यही काम करते रहो। पूरे घर का खाना भी बनाओ, फिर आपके बाबूजी के लिए अलग से खिचड़ी दलिया भी पकाओ। मैं क्या अपनी सारी उम्र इसी रसोई में गुजार दूँ? मेरी अपनी कोई जिंदगी है भी नहीं। अपनी पत्नी मीता की बातें सुनकर सुधीर खुद बड़ा बेचैन हो रहा था। एक तरफ उसे ऑफिस जाना था और दूसरा हर सुबह मीता की चिक चिक शुरू हो जाती थी। अम्मा बाबूजी जब भी रहने आते थे वह बहुत चिड़चिड़ी हो जाती थी और उसका मूड भी उखड़ा सा रहता था। कभी वो बच्चों पर गुस्सा करती थी तो कभी वो अपने पति सुधीर पर चिल्लाती थी। वह अप्रत्यक्ष रूप से अपने सास ससुर को ही सुनाती थी। अब उनकी भी मजबूरी थी, वो भी आखिर कहाँ जाए। उम्र हो चुकी थी, आय का कोई जरिया नहीं था। जिस बेटे बहू के घर रहने जाते थे वही उन्हें सुनाते रहते थे। दिन भर उन दोनों के लिए काटना मुश्किल हो जाता था। मीता की सास सरस्वती देवी को घुटने में दर्द रहता था और ससुर मनोहर जी को भी उठने बैठने में परेशानी होती थी। उन दोनों के घर में इसी तरह बैठे रहने से बहुएं चिढ़ सी जाती थी और अनाप शनाप कुछ भी बोलती रहती थी। दोनों दंपति मजबूर थे। अब बुढ़ापा आ गया तो क्या खाने पीने को, पहनने को, जीने को दवाइयाँ भी चाहिए था। उनका भी नंबर बंधा हुआ था। जिस बेटे के घर 4 महीने रहेंगे उनका पूरा खर्च वही उठाएगा। अब मनोहर जी बैठे बैठे अखबार पढ़ लेते थे, पर उनका चश्मा टूटे हुए 7 दिन हो गए थे। पर मीता चश्मा बनवाने नहीं दे रही थी, क्योंकि थोड़ी ही दिनों बाद वे मझले बेटे अनुभव के घर जाने वाले थे, तो वही चश्मा बनवा देगा। वैसे 4 महीने से ऊपर हो गए थे, इसलिए मीता चिल्ला रही थी। मझले बेटे अनुभव को घूमने जाना था तो वह चला गया और इधर सरस्वती देवी और मनोहर जी को रहते हुए 3 दिन ज़्यादा हो गए थे। सरस्वती देवी और मनोहर जी के 3 बेटे थे, सुधीर, अनुभव और गौरव। तीनों एक ही शहर में अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। दोनों ने मिलकर तीनों बेटों की अच्छी से परवरिश की, उन्हें बड़ा किया और उन्हें पढ़ाया। मनोहर जी की कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं, इसलिए प्राइवेट नौकरी में छोटे बड़े कर्ज लेकर बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा कर ही दिया। उन्होंने अपने छोटे से घर में अपने माता पिता, पत्नी और तीनों बच्चे को अच्छे से रखा। वह दिन रात जी तोड़कर मेहनत करते थे ताकि परिवार चल सके। जैसे तैसे उन्होंने अपने माता पिता की भी सेवा की और बच्चों के भी सारे खर्च उठाए। ये बात अलग थी कि इसी कारण वो अपना खुद का घर नहीं बना पाए थे। अपनी पूरी जिंदगी किराए के एक छोटे से घर में निकाल दी। अपनी सेविंग बच्चों की पढ़ाई और करियर में खर्च कर दी। उन्हें याद है जब बड़े बेटे सुधीर की नौकरी लगी थी तो उन्होंने आस पड़ोस में मिठाई बांटी थी। सुधीर की नौकरी लगते ही उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। अच्छी सैलरी थी, पर कोई भी लड़की वाला छोटे से घर में बेटी को नहीं देना चाहता था और सुधीर भी अब इस घर में नहीं रहना चाहता था। उसने कर्ज पर एक बड़ा फ्लैट बुक करवा लिया, तो सबने सोचा अब सब मिलकर उस बड़े से घर में रहेंगे। सुधीर की शादी हुई और वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर में चला गया। उसने किसी से कहा भी नहीं कि सब मेरे घर रहने चलो।
अपने दादाजी के निधन पर भी वह पूरी रात नहीं रुका। सुधीर और मीता सुबह आते थे और रात को वापस अपने घर चले जाते थे। उसने घर खर्च देने पर भी हाथ खड़े कर दिए कि उससे फ्लैट की किस्त भी भरनी होती है। नई नई गृहस्थी में 100 खर्चे लगे ही रहते हैं। मंझले बेटे की अलग ही कहानी है। वह कॉलेज में सुनिधि से प्यार करता था और सुनिधि अपने परिवार में इकलौती बेटी थी। उसके पिता की शर्त थी कि मेरी बेटी उसी से शादी करेगी जो मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहेगा। अनुभव ने अपनी नौकरी छोड़ दी और सुनिधि के साथ शादी करके घर जमाई बन गया और अपने ससुर जी के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाने लगा। वो बिजनेस के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर घूमने जाया करता था और अपनी पत्नी को भी ले जाया करता था। मनोहर जी की माँ भी अब बीमार रहने लगी थी। उन्होंने सुधीर और अनुभव से मदद करने को कहा, पर दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। सरस्वती जी ने अपने गहने बेचकर सास का इलाज करवाया, पर उन्हें बचाया ना जा सका। तीसरा बेटा गौरव भी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था। उसकी भी नौकरी लग गई और बड़ी ही अच्छी कंपनी में लगी थी। अब मनोहर जी ने सोचा कि मेरे दिन फिर जाएंगे, पर वह भी अपने भाइयों के ही नक्शे कदम पर चलने लगा। जब दोनों बड़े भाइयों को अम्मा बाबूजी की चिंता नहीं है तो मैं क्या करूं? उसने कुछ महीने नौकरी की थी। वहीं ऑफिस में काम करने वाली मेघा से उसने लव मैरिज कर ली। तीनों बेटे उन दोनों को अपने हाल पर छोड़ गए। बहुएं कभी वहां आकर रहना भी पसंद नहीं करती थी। मनोहर जी रिटायर हुए तो उन्हें जो पैसा मिला था उन्होंने अपना सारा अगला पिछला कर्ज जो लोगों से और बैंकों से बच्चों की पढ़ाई और करियर के लिए लिया था वह सब चुका दिया। उन्होंने तीनों बेटों से कहा कि अब तुम तीनों की जिम्मेदारी है। तुम्हें अपने अम्मा बाबूजी की पूरी तरह से ख्याल रखना होगा। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। सारे पैसा और गहने चले गए हैं और ये मकान भी किराए का है। इसका किराया भी हम नहीं चुका सकते हैं। तीनों बेटे और बहुएं ने मिलकर निर्णय लिया कि अम्मा बाबूजी दोनों साथ में हर बेटे के घर 4 महीने रह लेंगे और फिर 4 महीने बाद दूसरे और तीसरे बेटे के घर पर रह लेंगे। सुधीर के घर रहते हुए उनके 4 महीने 4 दिन हो गए थे, पर अनुभव लेने नहीं आया। इसी बात पर मीता गुस्सा हो रही थी। खुद तो घूमने चले गए और मुसीबत हमारे यहाँ पर छोड़ गए। 4 दिन ऊपर हो गए हैं। अगर कल तक नहीं आएंगे तो मैं इन दोनों का खाना नहीं बनाऊंगी। बाहर से खाना मंगवा कर बिल अनुभव भैया को भेज दूंगी। बहू की इतनी कड़वी बातें सुनकर सरस्वती देवी की आंखें भर आई। सच है, माँ बाप बनकर हमने अपने तीनों बच्चे को कई साल पाला संभाला, लेकिन ये तीनों मिलकर भी हम दोनों को संभाल नहीं पा रहे हैं। हाँ सरस्वती, हमारे पास पैसा नहीं है ना, जो था इन तीनों पर खर्च कर दिया और ये तीनों अब हमें आंख दिखाते हैं, हमसे ऊंचे स्वर में बात करते हैं। बहुएं 2 रोटी क्या देती है, ताने देकर सीना छलनी कर देती है। 4 दिन ज़्यादा रह लो तो खर्च गिना देती है। भगवान ऐसे नालायक बच्चे किसी को भी नहीं दे। और मनोहर जी एकदम चुप हो जाते हैं। 4 दिनों बाद अनुभव दोनों को लेने आता है और अपने घर ले जाता है। अम्मा बाबूजी, आपके रहने का बंदोबस्त घर के पीछे वाले कमरे में की है। आपको जो भी ज़रूरत है बोल देना। अनुभव चला जाता है। सुबह शाम नौकर चाय पानी और खाना रख जाता था। सरस्वती देवी तो यह सोचकर आई थी कि अनुभव के बच्चे को गोद में खिलाएगी, पर उसके बच्चों को तो आया संभालती है और बहू सुनिधि अनुभव के साथ ही बिजनेस करती है। दोनों को पीछे वाले कमरों से घर में आने की अंदर इजाज़त नहीं थी। अनुभव एक बार उन्हें पीछे कमरे में छोड़कर क्या गया, वह दोबारा आया नहीं और सुनिधि तो अभी एक बार भी उनसे मिलने
आशीर्वाद लेने नहीं आई। एक सुबह सरस्वती जी पीछे टहल रही थी कि उन्हें अपने पोतों की झलक दिखाई दी। वह मोहबस घर के अंदर चली गई। आया उसे खिलाने की कोशिश कर रही थी, पर वह चुप नहीं हो रहा था और लगातार रोए जा रहा था। 9 महीने का बच्चा बोल भी कहाँ पाया था। उन्होंने उसे गोदी में लिया और उनकी नाभि पर हींग लगा दी। वे चुप हो गया और हंसने लगा। वह उसका लाड दुलार करती रही। थोड़ी देर बाद बेटे बहू आए और आया का गुस्साया चेहरा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। मैं यहाँ काम नहीं करूँगी, उन्होंने मेरा अपमान किया है और मेरे हाथ से बच्चा ले लिया है। यह सुनते ही दोनों उसे मनाने लग गए। सुनिधि गुस्सा हो गई, आपने मेरा बच्चा हाथों में क्यों लिया? पता आपके हाथों की सफाई है या नहीं? अनुभव कुछ ना बोला। सरस्वती देवी रोते हुए पीछे कमरे में आ गई। आज वह फूट फूट कर रोई। मनोहर जी ने रोका नहीं। तू रो ले, मन हल्का कर ले, ऐसे नालायक बेटे को जन्म देने का अफसोस मना ले। जैसे तैसे 4 महीने निकल गए। गौरव उन्हें लेने आ गया। उन्हें पता था कि जहाँ 2 बेटों के घर वह बोझ बन गई है, वहाँ तीसरे बेटे के घर भी दुर्गति होने वाली है। गौरव व मेघा नौकरी करते थे। घर खाना बनाने वाली आती थी। सुबह 6 बजे ही रोटियां बनाकर रख जाती थी। रोटियां भी बड़ी पतली होती थी और मेघा 4 जनों के लिए केवल 8 रोटियां ही बनवाती थी। 2 रोटियां वह भी इतनी पतली होती थी कि दोनों का पेट ही नहीं भरता था। मोटा अनाज खाने वाले 2 दंपति भूखे ही रह जाते थे। उन्होंने गौरव को कहा भी कि 2 रोटियां कम पड़ती है, ज़्यादा बनवाया करे। मेघा ने सुन लिया। आप दोनों दिन भर घर पर बैठी ही रहते हैं, ज़्यादा खाना खाएंगे तो पचेगा नहीं। इस उम्र में कम से कम ही खाना चाहिए। इसके बाद दोनों ने कभी बेटे बहू को नहीं टोका। एक रात दोनों ने मिलकर फैसला किया और रविवार के दिन तीनों बेटों को साथ बैठा लिया। मेरे बच्चे, हम दोनों ने फैसला किया है कि हम दोनों तुम तीनों के घर पे रहना नहीं चाहते हैं। तुम तीनों ही हमें ऐसे खाना देते हो जैसे कि कोई एहसान करते हो। हमारे अंदर भी स्वाभिमान है। हम इज्जत की रोटी खाना चाहते हैं। तुम तीनों के घरों में हमारे साथ जो व्यवहार होता है वह हम सहन नहीं कर सकते हैं। मैंने एक छोटे से किराए के घर में अपने माँ बाबा के साथ तुम तीनों को भी अच्छे से पाला और अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। जितना मुझसे हो सकता है मैंने किया। और तुम तीनों आसान फरमोश माँ बाप को उनके हालातों पे अकेले लड़ने के लिए छोड़ गए। तुम तीनों मिलकर हम 2 को भी नहीं संभाल पा रहे हो। हमारे लिए तुम सबके पास ना तो समय है, ना मान सम्मान है और ना ही तुम हमसे प्यार करते हो। हम दोनों की अलग रहने की व्यवस्था कर दो। हमसे बहुओं की झिड़कियाँ रोज नहीं झेली जाती है। कभी भी एक किराए का घर ले दो। उसके किराए की बिजली, पानी, राशन की व्यवस्था तुम तीनों को मिलकर करनी होगी और एक फुल टाइम मेड रखवा दो। जो भी खर्चा आए बराबर बांट लो ताकि हम लोग अपना अंतिम समय इज्जत से बिता सके। हमें रोज रोज अपमानित नहीं होना पड़े। 4 दिन किसी बेटे से ज़्यादा रुक जाते हैं तो 2 रोटी के लिए सुनाना पड़ता है। तुम लोग नहीं मानोगे तो मैं कोर्ट में भरण पोषण के लिए अर्जी लगा दूंगा। मैं अपनी पत्नी के साथ बुढ़ापे में इज्जत से रहना चाहता हूँ। मनोहर जी की बातें सुनकर तीनों की नजरें झुक गई। उन्होंने माफ़ी मांगी पर मनोहर जी जिद पर अड़े रहे। तीनों बेटों ने वैसे ही किया जैसे मनोहर जी ने कहा। अब वो अपनी पत्नी के साथ इज्जत से एक छोटे से घर में फिर से रहने लगे। माँ बाप सभी बच्चों को बड़े प्यार से पाल लेते हैं, उनके लिए कितने ही समझौते करते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं और वहीं बच्चे अपने माँ बाप को मिलकर भी संभाल नहीं पाते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि उनके बच्चे होंगे, उन्हें भी बुढ़ापा आएगा। आपको मनोहर जी का फैसला कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।